नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ स्टोरी बॉक्स की आज की एक नई कहानी जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है आंगन की अधूरी छाँव। तो दोस्तों बिना देरी करे मैं आपको सीधे कहानी से ही जोड़ता हूँ। रामनाथ जी की सुबह हमेशा की तरह 4 बजे होती थी। ये उनकी दशकों पुरानी आदत थी, जो गांव के कच्चे घर से लेकर दिल्ली के इस 3 बेडरूम वाले फ्लैट तक उनके साथ चली आई थी। खिड़की से छनकर आती स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में वो चुपचाप उठते, लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम जाते और फिर बालकनी में रखी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाते थे। यहीं से वो शहर को नींद से जागते हुए देखते थे। दूध वाले की साइकिल की घंटी, अखबार वाले की मोटरसाइकिल की आवाज और फिर धीरे धीरे सड़कों पर बढ़ता शोर। पर उनके लिए ये सब बेईमानी था। उनकी दुनिया तो बस उस बंद दरवाजे के पीछे थी, जहां उनका बेटा आकाश, बहू मेघा और पोते पोती सो रहे थे। डाक विभाग से सेवानिवृत्त हुए उनको 5 साल हो गए थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद आकाश उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आया था। शुरू शुरू में सब कितना अच्छा था। पोता रोहन और पोती रिया दादा दादा कहकर उनसे लिपट जाया करते थे। आकाश काम से लौटकर उनके पास बैठता था, दिन भर की बातें करता था। मेघा भी चाय नाश्ता देते हुए उनका हालचाल पूछ लेती थी। रामनाथ जी को लगता था कि उनकी जिंदगी की शाम बहुत सुकून भरी होगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी जमा पूंजी आकाश को पढ़ाने और उसे इस काबिल बनाने में लगा दी थी कि वो आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। जब भी कोई उसकी तारीफ करता था तो वो गर्व से कहते थे, अरे मेरा बेटा ही तो मेरी असली कमाई है। लेकिन वक्त की धूल रिश्तों पर कब जमने लगती है पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब आकाश देर रात तक काम करता और घर आकर लैपटॉप में खो जाता था। वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी होती, जिसमें रामनाथ जी के पुराने किस्से और देहाती बातें आउटडेटेड लगती थी। मेघा अब उन्हें सीधे सीधे कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी बातों में एक चुभन होती थी। पापा जी, आप सुबह सुबह भजन इतनी जोर से मत चलाया कीजिए, बच्चों की नींद खराब हो जाती है। या पापा जी, रोहन के दोस्त आने पर आप अपने कमरे में ही आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बातें छोटी थीं, पर रामनाथ जी के दिल पर किसी हथौड़े की तरह काम करती थी। वह इंसान जिसने पूरी उम्र दूसरों की खुशियां बांटी थी, आज अपने ही घर में कोने में सिमटता नजर आ रहा था। उनकी आराम कुर्सी बालकनी से हटाकर कमरे की खिड़की के पास पहुंचा दी गई थी। अब वह शहर को नहीं, सिर्फ सामने वाली इमारत की बेरंग दीवारों को देखते थे। पोते पोती भी अब बड़े हो रहे थे। उनके पास स्कूल, ट्यूशन, वीडियो गेम और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी। कभी कभार जब रामनाथ जी ने कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश करते तो वे ऊब कर उठ जाते थे। एक दिन घर में एक कीमती गुलदस्ता टूट गया। हुआ ये था कि रामनाथ जी पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले तो अंधेरे में उनके पैर लड़खड़ा गए। मेघा ने जब सुबह उसी महंगे गुलदस्ते के टुकड़े देखे तो उसका पारा चढ़ गया। उसने आकाश के सामने ही कह दिया, अब इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है और पापा जी आपकी ही वजह से रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। ना हम अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, ना ही सुकून से आ जा पा रहे हैं। रामनाथ जी दरवाजे के पीछे सब सुन रहे थे। हर एक शब्द उनके सीने में मानो धंस रहा था। उस रात आकाश उनके कमरे में आया। उसकी आंखों में अपराध बोध था, पर जवान पर शब्द किसी और के थे। आकाश बोला, पापा आप यहाँ अकेले बोर हो जाते हो। मेघा कह रही थी कि शहर के पास एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट होम है, वहाँ आपके जैसे बहुत से लोग हैं, आपका मन भी लगा रहेगा। हम हर हफ्ते आपसे मिलने भी आया करेंगे। रिटायरमेंट होम? ये शब्द रामनाथ जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वह उन्हें घर से होम भेज रहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। और अगले ही हफ्ते रामनाथ जी को उस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, जिसे सिल्वर स्प्रिंग रिटायरमेंट होम का खूबसूरत नाम दिया गया था। वह आलीशान इमारत किसी जेल से कम नहीं थी। वहां हर चेहरे पर एक जैसी उदासी और इंतजार था। रामनाथ जी भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए थे। उनकी सुबह अब भी 4 बजे होती, पर अब बालकनी नहीं होती थी, बस एक छोटी सी खिड़की थी
जिसके बाहर सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा सा दिखाई पड़ता था। आकाश वादे के मुताबिक पहले महीने तो हर हफ्ते आया, फिर 2 हफ्ते में एक बार, और फिर महीनों गुजर जाते थे। फोन पर भी बातें होती थीं तो रामनाथ जी हमेशा यही कहते थे, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे बहुत दोस्त बन गए हैं, तुम अपनी चिंता करो। रामनाथ जी नहीं चाहते थे कि उनकी उदासी की परछाई भी उनके बेटे पर पड़े, पर हर फोन कॉल के बाद वह घंटों रोते थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं, शायद आकाश अचानक से आ जाए और कहे, चलिए पापा घर चलिए, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। समय बीतता गया, 1 साल गुजर गया। घर में रामनाथ जी की कमी अब किसी को नहीं खलती थी, सिवाय 10 साल के रोहन के। उसे अपने दादा की बहुत याद आती थी। स्कूल में मेरे हीरो विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता हुई। सब बच्चे अपने अपने पिता, भाई या किसी फिल्मी हीरो के बारे में लिख रहे थे, पर रोहन अपने दादा के बारे में लिखना चाहता था। उसने अपनी माँ से दादा की कोई पुरानी तस्वीर मांगी। मेघा ने उसे स्टोर रूम में रखा रामनाथ जी का पुराना संदूक खोलने को कहा। रोहन जब संदूक में तस्वीर ढूंढ रहा था तो उसके हाथ कुछ पुरानी मटमैली डायरियां मिली। उसने सारी डायरियां उठाई और अपने पापा आकाश के पास ले गया। आकाश उस वक्त किसी जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। उसने बेरुखी से कहा, क्या है रोहन, बाद में आना यार। पापा, ये दादाजी की डायरियां हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। बच्चे की जिद के आगे आकाश को झुकना पड़ा। उसने सबसे पुरानी डायरी हाथ में ली और पहला पन्ना पलटा। जैसे जैसे वो पन्ना पलटता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसमें लिखा था, आज आकाश का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पैसों की थोड़ी तंगी तो है, पर मैं अपने बेटे के सपनों के बीच किसी कमी को नहीं आने दूंगा। गांव वाली जमीन बेचने का फैसला सही था। आकाश का हाथ कांप गया। उसने दूसरी डायरी उठाई। आज दिन भर में 20 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चला। पोस्ट मास्टर की नौकरी के बाद शाम को एक सेठ की दुकान पर बही खाता भी लिखने लगा हूँ। शरीर थककर चूर हो जाता है, पर जब आकाश फोन पर बताता है कि वह क्लास में फर्स्ट आया है तो सारी थकान उतर जाती है। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक के बाद एक डायरियां पढ़ता गया, जिसमें उसके पिता के त्याग और उसके प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का हर एक पल दर्ज था। जब उसने आखिरी डायरी उठाई तो उसके पन्नों के बीच में एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। ये एक चिट्ठी थी, जिसकी लिखावट वही पुरानी और कांपती हुई थी। आकाश ने उसे खोला। ये वृद्धाश्रम के पते से आई थी। मेघा, जो ये सब देख रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले ये चिट्ठी आई थी और घर में किसी बहस या तनाव के बचने के लिए उसने चुपचाप उसे संदूक में रख डायरी में छिपा दिया था। आकाश ने चिट्ठी पढ़नी शुरू करी। आज 3 महीने हो गए हैं। आकाश का फोन नहीं आया, शायद काम में बहुत व्यस्त होगा। यहाँ सब कुछ है, पर कुछ भी अपना नहीं है। ये दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। रोहन और रिया की बहुत याद आती है। क्या वे मुझे भूल गए होंगे? शांति, मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं आकाश का हमेशा ख्याल रखूंगा। शायद मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, जो अपने बेटे के घर में भी बोझ बन गया। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पीना चाहता हूँ। चिट्ठी आकाश के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह सोफे पर किसी मूर्ति की तरह जड़ हो गया। उसके दिमाग में एक एक करके सारे दृश्य घूमने लगे। पिता का घिसा हुआ जूता, उनकी फटी हुई बनियान, उनका हर बात पर हंसकर टाल देना और उनका वह वाक्य, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। आकाश दहाड़ मार कर रो पड़ा। एक ऐसा रोना जो सालों के अपराध बोध, एहसान फरामोशी और पश्चाताप से भरा था। उसकी आवाज सुनकर मेघा दौड़ी आई। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? आकाश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। मेघा ने भी डायरी पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी भर आईं। उसे अपनी कही हर कड़वी बात याद आने लगी। उसे अपने छोटी सोच पर घिन आने लगी। जिस इंसान ने अपना सब कुछ उनके भविष्य के लिए लुटा दिया, उन्होंने उसे ही घर से बेघर कर दिया। उस पल कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे और एक गहरा मौन था। आकाश उठा, कार की चाबी उठाई और बोला, चलो। कहाँ? मेघा ने पूछा। अपने पापा को घर लाने। आकाश की आवाज में एक अटूट निश्चय था। तीनों, आकाश, मेघा और रोहन, गाड़ी में बैठे और सिल्वर स्प्रिंग रिटायरमेंट होम की तरफ बढ़ चले। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। आकाश की आंखें सड़क पर थीं, पर उसका मन अपने पिता के पास था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब उसके पिता ने उसे अपनी पीठ पर घुमाया था, जब उसके बीमार होने पर रात रात भर जागते थे, जब उसकी हर जिद पूरी करते थे। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो शाम हो गई थी। उन्होंने देखा लॉन के
एक कोने में एक बेंच पर रामनाथ जी अकेले बैठे थे। उनकी नज़रें गेट पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो आज भी किसी का इंतज़ार कर रहे हों। उनका शरीर पहले से बहुत कमज़ोर हो गया था और चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें थीं। आकाश को देखकर उनकी आंखों में एक पल कुछ चमक आ गई, पर फिर बुझ गई। शायद उन्हें लगा कि यह भी उनका कोई वहम है। आकाश दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनके पैरों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामनाथ जी ने चौंक कर उसे उठाया। उनकी बूढ़ी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, पर ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने आकाश को अपने सीने से लगा लिया। पीछे खड़ी मेघा भी आगे आई और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए। रामनाथ जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, शायद मेरे ही भाग्य में ये लिखा था। उस दिन रामनाथ जी अपने घर वापस लौटे। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही रिया दौड़कर उनसे लिपट गई। दादाजी आप आ गए। घर वही था, पर आज माहौल बदल चुका था। रामनाथ जी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे, जो अब फिर से बालकनी में रख दी गई थी। मेघा अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाकर लाई थी। आकाश उनके पैरों के पास जमीन पर बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करता था। रामनाथ जी ने एक लंबी गहरी सांस ली। उनके आंगन की जो छांव अधूरी रह गई थी, आज वह पूरी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो एक पिता को अपनी संतान के प्यार और सम्मान से मिलता है। बाहर अंधेरा घिर रहा था, पर रामनाथ जी की जिंदगी में आज बरसों बाद एक नई सुबह हुई थी। तो दोस्तों, क्या हमारे समाज में माता पिता सचमुच बोझ बनते जा रहे हैं? रामनाथ जी की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट से ज़रूर दें और इसी तरह की मार्मिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। एक नई कहानी के साथ फिर हम अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें और हमसे इसी तरह प्यार बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।